मित्रों नमस्कार। कल मैंने आप लोगों को वाइकारियस लायबिलिटी के बारे में बताया था। वाइकारियस लायबिलिटी पर काफी चर्चा की थी। मैंने कंपनी के संबंध में भी चर्चा की थी कि वाइकारियस लायबिलिटी होता क्या है और वाइकारियस लायबिलिटी कंपनी पर कहाँ पर लागू होता है और सामान्य केस में लागू कैसे नहीं होता, इसकी चर्चा मैंने की थी। तो आज मैं आप लोगों को इससे आगे बढ़कर कुछ बताने जा रहा हूँ, जो कि कुछ क्रिमिनल लॉ जो है और क्रिमिनल कोर्ट है, वहां पर कुछ एग्जेम्पशंस जो हैं कि कहाँ कहाँ पर एग्जेम्पशंस मिलता है, उसकी चर्चा, और किन किन लोगों को एग्जेम्पशंस मिलता है, मैं उसकी चर्चा आज यहाँ पर करने जा रहा हूँ। कुछ एक्सेप्शंस हैं। सबसे पहले फॉरेन सोवरेन। फॉरेन सोवरेन वो इम्यूनिटी है, ठीक है ना। ये इम्यूनिटी कहाँ से मिली हुई है उसको? और फॉरेन सोवरेन इम्यूनिटी एक्ट है 1976, उससे मिली हुई है। फॉरेन सॉवरेन का मतलब होता है कोई भी कंट्री जो कि सॉवरेन है, जिसका अपना सॉवरेनिटी का मतलब आप लोग जानते होंगे, जिसका अपना लैंड है, जिस यहाँ पर वो गणतंत्र है, उसको सॉवरेन हम कहते हैं। जो जिसके ऊपर किसी का आधिपत्य नहीं है, सामान्य शब्दों में समझिए कि जिसके ऊपर किसी का आधिपत्य नहीं है, उसको इम्यूनिटी मिली हुई है। अब उसके प्रेसिडेंट, उसके प्राइम मिनिस्टर वगैरह जो लोग भी हैं, तो उन लोगों को इम्यूनिटी मिली है। उन लोगों को क्रिमिनल लॉ के तहत, इंडियन पिनल कोड के तहत उनके साथ ट्रायल नहीं हो सकता है। इंडियन कोर्ट में उनके ऊपर ट्रायल नहीं किया जा सकता है, ट्रायल नहीं चलाया जा सकता है उनके ऊपर। पहली चीज। तो दूसरा है डिप्लोमेट्स। डिप्लोमेट्स को भी इम्यूनिटी मिली हुई है। डिप्लोमेट्स को कैसे इम्यूनिटी मिली हुई है, यह भी आप लोगों को जानना जरूरी है। ऐसे आप लोग लगातार ही इस चीज को पेपर में भी पढ़ते होंगे कि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी जो है वह मिली हुई रहती है। सभी लोग डिप्लोमेट हैं, उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी जो है वह मिली रहती है। यहाँ पर भी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिली हुई है। कोई भी जो डिप्लोमेट है उनको इम्यूनिटी मिली हुई है। और वो यहाँ पर जो डिप्लोमेट है उसको भी किस कानून के तहत इम्यूनिटी मिली हुई है। ऐसे ही प्रैक्टिस की चीज नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को जानना चाहिए बीइंग ए लॉयर। और किसी भी चीज को जानने पर जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आप जब बहस करने के लिए खड़े होंगे तो आप लोगों को आसानी होगी। मैं एक सिर्फ केस का रेफरेंस आपको दे दूं, जहां पर मैंने एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी की बात जब कही थी, तो एक केस था, मैं लड़ रहा था हाई कोर्ट में, जो तंजानिया के नेशनल्स के खिलाफ था। तब जो यहाँ से क्राइम कर कर वहां पर वह भाग गया था। रेदर वह फीमेल थी जो यहाँ से क्राइम कर कर भाग गई थी, ठीक है। तो उसके खिलाफ केस था। तो जज ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि भाई कैसे उसको हम लोग यहाँ ला सकते हैं, वो तो तंजानिया की नागरिक है, कैसे ला सकते हैं वो। हालांकि जज तो जानते ही होंगे, उन्होंने शायद वो जानकारी के लिए, हमारी जानकारी को टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन पूछा। तो मैंने कहा कि रेड कॉर्नर नोटिस इशू होगा उनके खिलाफ में। और रेड कॉर्नर नोटिस इशू इंटरपोल के द्वारा होता है, वो सीबीआई के रिक्वेस्ट पर होता है, ठीक है। अब चूंकि दूसरे कंट्री के वह सिटीजन है, तो सीधे पुलिस तो हमारी जाकर अरेस्ट नहीं कर सकती है। तो ये केस अब यहाँ चल रहा है। तो बोले कि जब इंटरपोल पे केस जाएगा तो उसको इंडिया लाया कैसे जाएगा? माली अरेस्ट कर लिया, इंटरपोल अपने पास रखा, इंडिया को हैंडओवर कैसे वो करेगा? तो मैंने आप लोगों को याद करिए बतलाया था कि वह एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के बारे में, ठीक है। तो मैंने कहा कि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के द्वारा वो हैंडओवर होगा। उनका फिर क्वेश्चन था कि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी इंडिया क्या तंजानिया के साथ है क्या? चूंकि मैं उन सारी चीजों की तैयारी कर कर गया हुआ था, मुझे पता था कि यह क्वेश्चन हो सकता है, तो मैंने कहा कि पहला कंट्री है तंजानिया जिसके साथ इंडिया ने एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी किया था। फर्स्ट कंट्री है जिससे इंडिया ने एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी किया था, और वो 1905 में ही किया। छेड़छाड़ कर दी गई, सपोज करिए। तो वह यदि 354 के तहत क्रिमिनल कोर्ट में चाहेगी कि वह उसको सजा मिले, ठीक है ना, या फिर वो प्रोसीडिंग चलाई जाए, तो वह संभव नहीं है। वो सीधे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसकी सूचना फिर देनी होगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वह जो वहाँ का कॉन्सुलेट है उसको खबर करेगा, या फिर जो सरकार के स्तर पर बात होगी वहां पर बात होगी। तो यह इम्यूनिटी मिली हुई है। लेकिन यह तो एक्सेप्शंस है, वियना कन्वेंशन 1972 के द्वारा जो सारे आए हुए हैं। लेकिन यहां भी एक्सेप्शन है, इस बात को जान लीजिए। और कहां पर हमारा आईपीसी एप्लीकेबल होता है उसको भी आपको जानना जरूरी है। हमारा आईपीसी कहां पर एप्लीकेबल होता है? जैसे कोई जो डिप्लोमेट यहाँ पर रह रहा है,
उसने अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को परचेज किया हुआ है, अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को बनाया हुआ है इंडिया में, और वहां पर वो कुछ वह इलीगल एक्ट करता है अपनी पर्सनल कैपेसिटी में। क्योंकि मैंने तो कहा कि डिप्लोमेट की कैपेसिटी की बात आती है तो वहां तो वो नहीं होता, लेकिन वहां यहाँ उसने अपना प्रॉपर्टी परचेज की हुई है और या फिर किसी की प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पर वो पर्सनल एक्ट हो जाता है। यहाँ पर इंडियन पिनल कोड एप्लीकेबल होगा। यहाँ पर क्या है, इंडियन पिनल कोड एप्लीकेबल होगा। तो वहां पर जैसे वो कॉन्सुलेट से बाहर आता है और प्राइवेट कैपेसिटी में कोई काम करता है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर उसकी वह इम्यूनिटी खत्म हो जाती है। और सेक्शन 2 में जो यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो भी कोई इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत कोई क्राइम करता है, क्रिमिनल एक्ट करता है, वो लाइबल होगा क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए, उसको यहाँ पर सजा मिलेगी। तो वह इम्यूनिटी से वह बाहर हो जाता है। दूसरा चीज है, यदि वह मान लीजिए कि वह व्यक्ति, उसका कोई रिलेटिव या फिर उसका कोई भी व्यक्ति जो यहाँ पर इंडिया में है और वहां पर सक्सेसर के रूप में यदि वह कुछ सक्सेशन का मामला आता है और वहां पर वह इंटरवीन करता है जाकर, वहां पर वह इन्वॉल्व हो जाता है जाकर, और वहां पर वह एडमिनिस्ट्रेटर यदि बन जाता है या फिर उसका एयर बन जाता है वह, और लिगेटी के रूप में काम करने लगता है जो प्राइवेट पर्सन, तब यहाँ पर भी वह इम्यूनिटी खत्म हो जाती है और आईपीसी वहां पर भी एप्लीकेबल होगा। यदि वह कोई भी क्रिमिनल एक्ट करेगा तब ऐसी स्थिति में वह इंडियन पिनल कोड के तहत सजा का हकदार होगा। आईपीसी के तहत तो सारी प्रोसीडिंग उसके ऊपर चलेगी और सारी इम्यूनिटी जो है वह उसकी खत्म हो जाएगी। सपोज करिए कोई डिप्लोमेट है इंडिया में किसी कंट्री का, और वह यहाँ पर छद्म नाम से या फिर छद्म नाम से नहीं, वो अपने ओरिजिनल पहचान के तहत ही वह कोई बिजनेस चला रहा है यहाँ पर, या फिर कॉमर्शियल एक्टिविटीज कर रहा है वो, ठीक है, कॉमर्शियल एक्टिविटीज कर रहा है और वह उसकी ऑफिशियल कैपेसिटी में बाहर है। कॉमर्शियल एक्टिविटीज करने का तो राइट है नहीं डिप्लोमेट को। डिप्लोमेट का काम क्या होता है, वो तो रिलेशन को बेहतर करने के लिए यहाँ रहता है, या फिर उसकी कंट्री का जो लोग है उसको कोई प्रॉब्लम ना हो गया हो उसके लिए वह रहता है यहाँ, इसीलिए कॉन्सुलेट बनाया जाता है। लेकिन यदि वह कुछ कॉमर्शियल एक्टिविटीज करता है, कुछ प्रोफेशनल एक्टिविटी यदि वह करता है और वह कुछ क्रिमिनल एक्ट के दायरे में आ जाता है, क्रिमिनल एक्ट के दायरे में आ जाता है, तब ऐसी स्थिति में भी वहां पर आईपीसी जो है वह एप्लीकेबल होगा। एक जगह पर और जहां पर इम्यूनिटी, उसको भी आपको जानना है, जो कि आईपीसी के तहत ही वो आता है। किसी भी डिप्लोमेट को हम गवाही देने के लिए कोर्ट में हाजिर नहीं करा सकते, यह भी इम्यूनिटी उसको मिला हुआ है। जैसे सपोज करिए कोई डिप्लोमेट जो है वह किसी घटना को होते हुए उसने देख लिया, उसके सामने क्राइम हुआ, पुलिस वाले को पता है कि वह डिप्लोमेट वहां पर प्रेजेंट था, लेकिन उस डिप्लोमेट को गवाह के रूप में हाजिर नहीं कराया जा सकता है कोर्ट में। यह इम्यूनिटी जो है वह मिली हुई है। अब इसके बाद इसको इम्यूनिटी मिली हुई है जो एलियन एनिमी है। तो एलियन एनिमी किसको कहते हैं, जिस कंट्री के साथ हम एट वार है वह हमारा एनिमी है, और वह यदि वार के दौरान वह पकड़ा जाता है कोई सैनिक, तो वह क्या है, वह एलियन एनिमी है। तो उसके ऊपर भी आईपीसी एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर यहाँ पर डिप्लोमेटिक रिलेशन की बात आ जाएगी। हमारे भी लोगों को मान लीजिए उसने पकड़ा है, उसके लोगों को भी हमने पकड़ा है, यह तो वार प्रिजनर हो गए। तो वार प्रिजनर जो है उसको आईपीसी के तहत वो डील नहीं होता है। लेकिन यदि मान लीजिए उसने यहाँ वार प्रिजनर के रूप में यहाँ रह रहा है और उसने यहाँ पर चोरी कर ली, अब यहाँ पर पर्सनल कैपेसिटी में उसने चोरी की है, अब यहाँ तो वो वार प्रिजनर है नहीं, ने जो चोरी की वार प्रिजनर के रूप में तो वह चोरी की नहीं, वह तो सामान्य व्यक्ति के तौर पर चोरी की, तब यहाँ पर उसके ऊपर आईपीसी जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके अलावा जो है वो फॉरेन आर्मी है, जैसे अभी आपने सुना होगा कि यहाँ पर अमेरिकन आर्मी आई हुई थी जो इंडियन आर्मी के साथ मिलकर वह आर्मी एक्सरसाइज कर रही थी, ठीक है। वो सारी कंट्री के साथ, बहुत सारे कंट्री के साथ होता है, जो मित्र राष्ट्र है उनके पास हमारे भी सैनिक जाते हैं, उनके भी सैनिक आते हैं। ये तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है दोनों के, टेक्नोलॉजी को समझने के लिए, कल्चर को समझने के लिए, और दोनों का जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको जानने के लिए कैसे वारफेयर ये लोग करते हैं।
तो वह यदि कोई क्राइम करता है तो उसके ऊपर भी आईपीसी एप्लीकेबल नहीं होगा, वहां पर भी वो एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके अलावा वारशिप जो है उसके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होगा, वार के लिए जो शिप जा रहा है वहां पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। वारशिप का मतलब होता है आर्म्स एंड एम्यूनिशन लेकर ही जाना नहीं, सैनिकों को लेकर ही जाना नहीं, उनके लिए यदि वह कुछ खाद्यान्न पदार्थ भी ले जाता है, कुछ सामानों को ले जाता है, तो उसको भी वारशिप की ही संज्ञा दी जाती है, वहां पर भी वो एप्लीकेबल नहीं होगा, आईपीसी वहां पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। अब यहाँ पर मैं आता हूँ विद इन इंडिया की बात कही गई, क्योंकि यहाँ कहा गया है इन सारे केस में कि यदि कोई भी क्राइम इंडिया के अंदर होता है, ठीक है ना, कोई भी क्राइम इंडिया के अंदर होता है, जो कि मैंने आप लोगों को सबसे पहले ही बताया था, तो वहां पर आईपीसी एप्लीकेबल होता है, अन्यथा नहीं होता है। लेकिन मैंने इसके साथ साथ आप लोगों को यह भी बतलाया था कि जो पनिशेबल है जो क्राइम इंडिया के अंदर, लेकिन इसमें इसको यदि हम सेक्शन 3 सेक्शन 4 के साथ मिलाकर नहीं पढ़ेंगे तब यह कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। जब हम बात करते हैं पीनल सेक्शंस की, हम जब बात करते हैं प्रोसीडिंग्स की, तो यहाँ पर दो तरह की चीजें आती है। जुरिस्डिक्शन की बात जब आती है इंडियन कोर्ट की, तो दो तरह का जुरिस्डिक्शन है, एक तो है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन और दूसरा है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन वह है जिसके बारे में यहाँ पर यह कहा जा रहा है सेक्शन 2 में कि वह भारत के अंदर कोई क्राइम करता है, कोई व्यक्ति भारत के अंदर यदि कोई व्यक्ति क्राइम करता है तो वह उसको सजा मिलेगी आईपीसी के तहत, और साथ ही साथ का यह कहता है कि उसका ट्रायल जो होगा वो सीआरपीसी के तहत होगा। क्रिमिनल एक्ट की बात जब मैं करता हूँ, जो आईपीसी पढ़ा रहा हूँ तो नेचुरली क्रिमिनल एक्ट। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या है, मैंने कल बतलाया था कुछ इसके बारे में। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है यदि बियॉन्ड द टेरिटरी के बाहर जाकर कोई व्यक्ति यदि क्राइम करता है, जैसे वह इंडियन व्यक्ति है, वह क्राइम कर रहा है बाहर जाकर, तो वहां पर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन लागू होता है। मैं जिसके बारे में डिटेल में अभी सेक्शन 3 और 4 में मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन इसके पहले 2 का और भी जो कुछ एक्सप्लेनेशन है उसको मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूँ। सेक्शन 2 सेक्शन 3 में जो बात कही गई है वह इंडियन टेरिटरी की, उसकी मैं चर्चा कर दूं, और सेक्शन 18 इसको साथ मिलाकर हम पढ़ेंगे, सेक्शन 18 ऑफ द आईपीसी। और सिर्फ सेक्शन 18 नहीं, हम सेक्शन 18 तो अपने आप में कंप्लीट है, लेकिन आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 297 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी हमको जानना पड़ेगा। अभी जैसे कि मैंने आप लोगों को बतलाया कि सेक्शन 2 क्या कहता है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात करता है, और बात करता है दूसरा कौन, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की 3 और 4 बात करता है। अब यहाँ पर यह कहता है, मैं आता हूँ सेक्शन 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री, तो ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री की जब बात आती है तो मतलब कि ज्योग्राफिकल एरिया जहां है वहां पर इंडियन कानून लागू होता है। ज्योग्राफिकल एरिया में एक चीज आप ध्यान दीजिए, जब मैं ज्योग्राफिकल एरिया की बात कर रहा हूं तो मैं वहां पर सी की बात नहीं कर रहा हूं। तो यहाँ पर आर्टिकल 1 जब ज्योग्राफिकल एरिया की बात कर रहा है तो कहीं पर जहां पर लैंड मास है वहां पर कानून लागू हो रहा है, इसका मतलब है कि आईपीसी कहाँ लागू हो रहा है, वहीं लागू हो रहा है। लेकिन आर्टिकल 297 यह कहता है कि जो मैरीटाइम जोन है, सी जो है, वह सी पर भी, ओशन पर भी आर्टिकल 297 की जब हम बात करते हैं तो डील्स विद द मैरीटाइम टेरिटरी। ज्योग्राफिकल टेरिटरी की बात आर्टिकल 1 कर रहा है, और मैरीटाइम टेरिटरी मतलब समुद्र के क्षेत्र में जो है वहां पर जो बातें होती है वह होता है मैरीटाइम टेरिटरी, उसकी बात 297 कर रहा है। अब हम आते हैं आर्टिकल 18 ऑफ द इंडियन पिनल कोड पर। इंडियन पिनल कोड में वह दोनों चीजें समाहित है। इंडियन आर्टिकल 18 जो है वह सिर्फ ज्योग्राफिकल टेरिटरी की बात नहीं कर रहा है, वह मैरीटाइम टेरिटरी की भी बात कर रहा है, ठीक है ना। कहीं पर भी यदि क्राइम होता है तो वहां पर इंडियन पिनल कोड लागू होता है। तो अब इस पर एक केस लॉ भी है कि यहाँ पर
यह सेक्शन 18 कहता है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो जब हम इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर मैरीटाइम टेरिटरी भी है, यहाँ पर ज्योग्राफिकल टेरिटरी भी है। तो यह बहुत ही, इस मामले में वो आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 297 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी बहुत व्यापक है हमारा इंडियन पिनल कोड इस रेस्पेक्ट में। ऐसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही व्यापक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही सारे कानून को इंटरप्रेट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर सेक्शन 18 जो है वो ज्यादा व्यापक है, ठीक है। और इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन भी है, ठीक है। अब जिसमें जो कहता है टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसमें कहता है दिस टेरिटोरियल लिमिट्स वुड इंक्लूड द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। स्पष्ट करता है कि दिस टेरिटोरियल लिमिट्स वुड इंक्लूड द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। ये टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया की जो बात कही गई है वो सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजंस के द्वारा आया है। यह जो है सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है उसके द्वारा आया है। यह केस है सुप्रीम कोर्ट का, वह यह केस बीके बड़ेयार वर्सेस दौलत राम रामेश्वर लाल। यह सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्टेड केस है जो कि AIR में, ऑल इंडिया रिपोर्टर में 1961 में यह रिपोर्टेड केस है और यह सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज नंबर 311 में, ठीक है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि सेक्शन 18 में जो कहता है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया, इस टेरिटरी ऑफ इंडिया में इंक्लूड किया गया है, टेरिटोरियल लिमिट में इंक्लूड द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। अब जब आप के पास कोई, मान लीजिए सपोज करिए केस आ रहा है और ये कहा गया कि भाई समुद्र में इंडियन टेरिटरी के जो टेरिटोरियल मैरीटाइम जो जोन है वहां पर एक क्राइम हो गया, वहां पर वह शिप से जा रहे थे, वहां पर मर्डर हो गया। अब आपको तो ये सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि हमारा मैरीटाइम जोन है कहाँ तक। यदि आप ये नहीं जानिएगा और मैरीटाइम जोन से बाहर जाकर कुछ हुआ है और वो यह यहाँ पर आप केस करिएगा तो एप्लीकेबल तो होगा नहीं। वो एप्लीकेबल कब होगा? जब शिप इंडिया में रजिस्टर्ड होगा तभी होगा, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले जो मैरीटाइम जोन है उसके बारे में जानना चाहिए। मैरीटाइम जोन कितना है? यहाँ 12 नॉटिकल माइल्स, हमारा जो सरफेस एरिया है वहां से जो सी शुरू होता है वहां से 12 नॉटिकल माइल्स तक जो क्राइम यदि होगा वो हमारा मैरीटाइम जोन है। मेक इट ए पॉइंट, वहां तक यदि कोई क्राइम होता है तब वह आईपीसी के अंतर्गत आता है। अब हम नॉटिकल माइल्स की बात कर रहे हैं तो एक नॉटिकल माइल्स जो होता है 1.852 किलोमीटर होता है। मतलब कि हमारे टेरिटरी जो ज्योग्राफिकल टेरिटरी है वहां से 22.224 किलोमीटर तक में कोई क्राइम होता है, 22.224 तक कोई क्राइम होता है, तब ऐसी स्थिति में वो आईपीसी के अंतर्गत वह लायबल है कि यह केस यहाँ पर होगा। मतलब यह माना जाएगा कि इंडियन टेरिटरी में यह क्राइम हुआ है। बीइंग लॉयर, आपके पास यदि कोई केस आता है मैरीटाइम जोन का तो इस चीज को आप जान लीजिए। और यह सारा जो है वह मैरीटाइम जोन एक्ट 1976 से डील होता है। मैरीटाइम जोन एक्ट 1976 से डील होता है अलॉन्ग विथ आईपीसी सीआरपीसी। आईपीसी सीआरपीसी तो मैंने आप लोगों को पहले ही कहा है कि वह बाइबल, गीता, कुरान सब है। तो यह मैरीटाइम जोन एक्ट जो है वो बात करता है कि मैरीटाइम जो क्राइम होता है उस पर क्या हो सकता है मैरीटाइम जोन में, लेकिन आईपीसी भी लागू होगा। यदि वहां पर मर्डर होता है तो आईपीसी लागू, तो मैरीटाइम जोन एक्ट 1976 से वह लागू होगा, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं इससे। यहाँ पर हमारे मैरीटाइम जोन से, हमारा मैरीटाइम जोन जो है उससे भी थोड़ा सा आगे बढ़कर कॉन्टिगस जोन है, उससे लगा हुआ जो जोन है वहां पर भी यदि कोई क्राइम होता है, ठीक है, तभी वो एप्लीकेबल होगा भारतीय कानून के तहत। वहां पर सीआरपीसी के तहत वह डील होगा और वह 24 नॉटिकल माइल्स है। 12 नॉटिकल माइल्स के बाद 24 नॉटिकल माइल्स है। बाद में 1982 में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनाया गया और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो वो 200 किलोमीटर तक है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में भी यदि कोई क्राइम होता है तो वहां पर आईपीसी एप्लीकेबल होगा, लेकिन वहां के लिए फिर अलग से एक कानून है, वह है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी ऑन इंटरनेशनल लॉ। यह 1982 में बना है और उसके तहत वह डील होता है। लेकिन यदि वहां पर कोई ऑफेंस होता है, उस ढंग का ऑफेंस होता है, फिजिकल ऑफेंस होता है, तो वह आईपीसी के तहत वह डील होता है।
ठीक है, तो यह सारी चीजें हैं जो कि वो डील होती है आईपीसी के तहत। अब सेक्शन 2 कंप्लीट हुआ, अब सेक्शन 3 की मैं बात करता हूँ। सेक्शन 3 क्या कहता है? सेक्शन 3 एग्जैक्टली जो कहता है, पहले उसको हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या कहता है सेक्शन 3? एनी पर्सन लाइबल बाय एनी, यदि इंडिया के बाहर कोई भी जो क्राइम किया गया है, कोई भी ऑफेंस जो किया गया है, तो वहां पर जो ऑफेंस किया गया है वो उसी ढंग से डील होगा, वो उसी ढंग से डील होगा जैसे कि वह इंडिया में किए गए क्राइम के अंतर्गत है, और वो आईपीसी के तहत वो जो है उसको भी सजा मिलेगी। इसको हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन ऑफ द कोड। इसको क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन ऑफ द कोड। अभी आपके पास बहुत सारे केस ऐसे आ सकते हैं, जैसे भी मैंने तंजानिया की भी बात कही। सपोज करिए कि कोई भी व्यक्ति जो इंडियन व्यक्ति है, और वहां पर दूसरे इंडियन व्यक्ति को वह क्या किया, दूसरे इंडियन व्यक्ति का उसने मर्डर कर दिया। तो यहाँ पर वह दूसरे इंडियन व्यक्ति का जो मर्डर कर दिया, तो क्या वहां पर वो अमेरिका में रह रहा है, तो अमेरिकन कानून लागू होगा क्या उसके ऊपर? वहां उसके ऊपर अमेरिकन कानून लागू नहीं होगा। हाँ, यह सही है कि अमेरिका में उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा, लेकिन वहां पर उसको भेज दिया जाएगा इंडिया। वहां से क्या किया जाएगा? उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा इंडिया, कि इंडिया में आकर उस पर वो ट्रायल होगा, वो सारा चीज इंडिया में होगा। ऐसा फर्स्ट केस हुआ था, जो पहला केस था वो था फिरोज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। यह 1964 सबसेक्शन 2, ठीक है ना, 1964 में यहाँ पर एक केस रजिस्टर्ड हुआ था, और यह बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पर अपना फैसला दिया, ये फिरोज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें यह कहा गया था बहुत स्पष्ट तौर पर कि यदि कोई व्यक्ति इंडिया के बाहर रह रहा है और वह इंडियन सिटीजन है, और उसने वहां क्राइम किया है, किसी इंडियन को ही का ही मर्डर कर दिया, इस केस में मर्डर की ही बात आ रही है, मर्डर कर दिया है, तब ऐसी स्थिति में उसे आईपीसी के तहत सजा होगी, और साथ ही साथ क्या होगा, उसको यहाँ के सीआरपीसी के तहत सारी प्रोसीडिंग चलाई जाएगी। अब दूसरा क्या है? सपोज करिए अभी ऐसा एक केस मैं कर भी रहा हूं कि एक अमेरिका में रह रहा एक इंडियन व्यक्ति, उसने इंडिया आकर शादी की, और शादी करने के बाद वो उसको जब वहां ले गया तो वहां पर उसको टॉर्चर करने लगा डॉरी के लिए, ठीक है ना, उसको डॉरी के लिए वह टॉर्चर करने लगा। तो यह केस कहाँ होगा? दोनों इंडियन सिटीजन है। यदि वो अमेरिकन सिटीजन हो जाता, तब ऐसी स्थिति में मुश्किल थी, इंडिया में केस दर्ज नहीं होता, और यदि केस दर्ज होता भी तो वहां से उसको लाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती, क्योंकि वह अमेरिकन सिटीजन हो चुका रहता। फिर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी की बात आती, केस तो दर्ज हो जाता लेकिन एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी की बात आती। तो यहाँ पर अभी ऐसा ही केस चल रहा है 498A का, और यह मामला दिल्ली का है, दिल्ली में ही चल रहा है कर्डुमा कोर्ट में, जिसको कि जो मेरे पास ये केस आया हुआ था, ये 498A का केस है। लेकिन जैसे ही उसको सिटीजनशिप वहां पर मिल गई, उस व्यक्ति को सिटीजनशिप मिल गई, तब उसको लाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को फिर मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन यदि दोनों इंडियन सिटीजन हैं, तब ऐसी स्थिति में वहां पर आईपीसी एप्लीकेबल होगा। इसमें जो केस लॉ है, दो केस लॉ है, और इसको मैट्रिमोनियल क्रूएल्टी की ही बात आती है, डॉरी क्रूएल्टी की, डॉरी टॉर्चर की ही बात आती है, और वह उसको सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेनेबल बनाया है कि यह मेंटेनेबल होगा, इंडिया में यह चलेगा। हरिहर नरसिम्हा अय्यर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ये 2013 का केस है, और यह रिपोर्टेड केस है क्रिमिनल लॉ जर्नल में, पेज नंबर 378, सुप्रीम कोर्ट के क्रिमिनल लॉ जर्नल में यह रिपोर्टेड केस है 378 पेज नंबर में। दूसरा राजेश गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, राजेश गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, यह 2011 का केस है, और यह भी क्रिमिनल लॉ जर्नल में रिपोर्टेड है 3506 में। यह आंध्र प्रदेश में जो हाई कोर्ट है उसके द्वारा ही यह फैसला सब दिया गया है। तो यह तो सेक्शन 3 हुआ। अब मैं आता हूं सेक्शन 4 पर। कल सेक्शन 4 की भी मैंने थोड़ी चर्चा की थी, सेक्शन 4 की भी चर्चा मैंने की थी, मैं उसको डिटेल में आप लोगों को सेक्शन 4 की चर्चा मैं करने जा रहा हूँ। ये सेक्शन 4 क्या कहता है? फिर ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की बात आ जाती है, और यहाँ भी बहुत थोड़ी टेक्निकल चीज है जिसको कि आपको जानना जरूरी है। यहाँ पर यह कहता है कि यह जो सेक्शन 4 जो एप्लीकेबल है, वह
या एक्सटेंशन है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस का। पहला मैंने आप लोगों को कहा था एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। सेक्शन 4 का सबसेक्शन 1 का था एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। यहाँ पर इंडिया के अंदर है या इंडिया के बाहर है, वहां पर वह एप्लीकेबल होगा। दूसरा है एनी पर्सन और एनी शिप, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था। और एयरक्राफ्ट, कल मैंने एग्जांपल भी कुछ दिया था इस पर। रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर एवर इट मे बी, कहीं पर भी है वह, यदि वह रजिस्टर्ड इंडिया में है वह एयरक्राफ्ट या फिर शिप, तो केस कहाँ होगा? वह इंडिया में होगा। ठीक है ना। तीसरा मैंने आप लोगों को बताया था सबसेक्शन 3 की, जब मैं बात कर रहा था कि एनी पर्सन इन एनी प्लेस, एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग ए कंप्यूटर रिसोर्सेस लोकेटेड इन इंडिया। साइबर क्राइम कहीं पर हो रहा है, ठीक है, कहीं पर से टारगेट किया जा रहा है, चाइना से टारगेट किया जा रहा है, इंडिया के कंप्यूटर को, इंडिया के रिसोर्सेस को अफेक्ट कराया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी यहाँ पर आईपीसी एप्लीकेबल होगा अलॉन्ग विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सेक्शन 51। और इसको इंक्लूड किया गया 2009 में। आईटी टेक्नोलॉजी जो है, इंडियन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008 जो है, उसमें संशोधन लाया गया और 2009 में इसको इंक्लूड किया गया। अब जब हम यहाँ पर एक्सटेंशन ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन की बात मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ जो बात मैंने कही वहां पर मैंने लैंड की भी बात कही, सेक्शन 3 में मैंने लैंड की बात कही थी, यहाँ पर मैंने हाई सी की बात कही। तो हाई सी में दो चीजें होती है, तो दो इसमें जो जुरिसडिक्शन है, लैंड में तो सीधे आईपीसी चला आता है और सिविल कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो एप्लीकेबल होता है वहां पर कोई भी केस जो है। दूसरा है कि जब हम बात करते हैं सी की जब बात करते हैं तो उसमें यहाँ पर जो केस होता है उसको हम एडमायरल्टी जुरिसडिक्शन कहते हैं। और तीसरा होता है पायरेसी। अब एडमायरल्टी जुरिसडिक्शन है क्या, इसको आप लोगों को जानना जरूरी है। यदि आप लोग के पास कोई केस है और आप लोग यदि कहीं ऐसे कोस्टल एरिया में रहते हैं जहां पर ऐसा केस आ सकता है, तब ऐसी स्थिति में क्या होता है इसको आप लोग जानिए। तो एडमायरल्टी जुरिसडिक्शन किसको कहते हैं? जुरिसडिक्शन टू ट्राई ऑफेंसेस कमिटेड ऑन द हाई सी। यदि कोई क्राइम किया गया है, ऑफेंस कोई किया गया है हाई सी में, तो यहां पर उसी को हम कहते हैं एडमायरल्टी जुरिसडिक्शन। हाई सी में यदि कोई क्राइम किया गया है तो हम उसको एडमायरल्टी जुरिसडिक्शन के अंतर्गत लाते हैं। वो ऑफेंस जो है वो कहाँ हुआ है? एडमायरल्टी जुरिसडिक्शन के अंतर्गत हुआ है। तो एडमायरल्टी जुरिसडिक्शन जो है वहां पर सिविल कोर्ट पे केस चल सकता है क्या? तो एडमायरल्टी जुरिसडिक्शन के अंतर्गत जो ऑफेंस होते हैं उसका केस सिविल कोर्ट में नहीं चल सकता है। यदि आपके पास कोई केस आता है और ये कहा जाता है कि इंडियन शिप था और उसने हाई सी में कोई क्राइम कर दिया है, मेरे भाई का मर्डर कर दिया या फिर मेरी बहन का रेप कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में आप यदि सिविल कोर्ट में केस करने जाएंगे तो उसका जुरिसडिक्शन नहीं है। उसका जुरिसडिक्शन सीधे कहाँ है? हाई कोर्ट में। एडमायरल्टी जुरिसडिक्शन की जब हम बात करते हैं तो उसका जो है वो तो सीधे सीधे उसका जुरिसडिक्शन संबंधित हाई कोर्ट है। जैसे मान लीजिए कि व्यक्ति चेन्नई का है, हाई सी में उसका मर्डर हो गया, अब उसके जहां पर भाई बंधु हैं उनको यह पता चला, तो वहां सिविल कोर्ट में यदि केस करने जाएंगे तो वह एप्लीकेबल नहीं होगा, उसको हाई कोर्ट में केस करना पड़ेगा। और इस पर केस लॉ भी है, तो केस लॉ है एमवी एलिजाबेथ वर्सेस हरवन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कंपनी। 1993 का हरवन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कंपनी है जो कि के नाम से स्ट्रिप है, और ये व्यक्ति जो है एमवी एलिजाबेथ जो है वह यहाँ पर कंप्लेनेंट है। ये 1993 का केस है और यह सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्टेड केस है, जो कि सप्लीमेंट्री जो सुप्रीम कोर्ट जर्नल आता है, केसेस का जर्नल आता है, सप्लीमेंट्री के पार्ट 2 में इसको रिपोर्ट किया गया है और यह सुप्रीम कोर्ट केसेस के पेज नंबर 433 पर है, जिसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि एडमायरल्टी जुरिसडिक्शन के तहत यदि कोई ऑफेंस होता है या एडमायरल्टी जुरिसडिक्शन के अंतर्गत मामला आता है तो इसका केस जो है वो हाई कोर्ट में चलेगा। हाई कोर्ट में ही इसका जुरिसडिक्शन है, हाई कोर्ट का ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है, ठीक है ना। हाई कोर्ट का जो है वो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है। हाई कोर्ट का ओरिजिनल जुरिसडिक्शन कम होता है, रिट के मामले में ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है,
वो सेक्शन 482 जो क्रिमिनल क्वाइसिंग है उसके मामले में उसको जुरिस्डिक्शन है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। लेकिन जहां पर एडमाइटरी जुरिस्डिक्शन की बात आती है वो हाई कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। तो यह तो सारी चीजें हुई जो कि आप लोगों को सेक्शन 2 से लेकर 4 तक की बात कही गई है। और 5 में कुछ जो बात कही गई है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वगैरह की है, जो कि बहुत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के एक्ट से वह रिलेटेड है, तो उसकी बहुत ज्यादा चर्चा मैं यहाँ नहीं करने जा रहा हूँ। और कल आप लोगों को मैं जनरल एक्सेप्शंस की बात बताने जा रहा हूँ। हालांकि वो बहुत सिंपल है, फिर भी उसके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। उसमें अधिकांश चीजों को आप लोग जानते भी होंगे, फिर भी मैं उसकी चर्चा थोड़ी बहुत कर दूंगा और फिर मैं आगे बढ़ूंगा।